शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से ही कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है बताइए। तो हम शुरू करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आंसर लगाएंगे पेट्रोलियम। और ये हमारा अध्याय पता है कितना है? 7 है। किसका है? रसायन विज्ञान का, एनसीईआरटी पर आधारित है। और ये अध्याय 2 खत्म करने के बाद हम बायोलॉजी का जो बचा हुआ अध्याय वो करेंगे और उसके बाद हमारा ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, जो कि कंटिन्यू रफ्तार चलेगा रैपिड फायर की तरह। तो इसका डिटेल चलिए जानकारी लेते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत क्या आता है? पेट्रोलियम पदार्थ आता है, पेट्रोलियम आता है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है दबे जीवाश्मों से निर्मित होता है। तो पेट्रोलियम कैसे निर्मित होता है? दबे जीवाश्म से होते हैं। ये क्लियर, छोटा सा था। इसी तरह और चलते हैं। दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि मोमबत्ती के ज्वाला के संदर्भ में बात हो रही है। तो इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। मतलब बिना जले ही कार्बन का कण उपस्थित रहेगा इसमें। किसमें? मोमबत्ती का। याद रखिएगा। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। इसके अदीप्त जो क्षेत्र हैं जहाँ पे जला हुआ नहीं हो वो ज़्यादा गर्म होता है। देखे होंगे मोमबत्ती का, कभी गिराइएगा तो वहाँ पे गर्म होता है ना, तो उसी की बात हो रही है। तो सिंपल चीज़ था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज सोच रहा हूँ कि 7-8 खत्म ही कर दूँ। किसी पदार्थ के दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती के जलने पर उत्पन्न ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। मतलब दीप्त क्षेत्र में क्या है कि जलेगा नहीं तो भी उसमें कार्बन जो है कण, उसका अंश जो है रहेगा। अदीप्त क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक गर्म होता है। यही अदीप्त जो क्षेत्र है वो गर्म होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो नीले रंग का होता है। तो सबसे बाहरी क्षेत्र ही होता है अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, याद रखना है। फास्ट चलने के कारण है क्योंकि अब जल्दी एंड करना चाहते हैं इसको। तीसरा प्रश्न है बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। CH4 होता है और CO2 होता है। अब चलिए और जानते हैं, जानकारी लेते हैं ये क्या है बायोगैस। तो देखिए, बायोगैस की अगर जानकारी लेना है तो यहाँ पे सुनिए। बायोगैस एक जैव ईंधन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट, ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं, अर्थात गोबर, फसलों का अपशिष्ट भाग, फलों, सब्जियों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होती है। मतलब इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होंगे, अनुपस्थित होगा तभी हो सकता है, एब्सेंट होगा तभी। तो जैविक अपशिष्ट होगा। जैविक अपशिष्ट में अगर एग्जांपल पूछे तो गोबर हो गया, जैसे गोबर गैस बनता है तो गोबर हो गया। फसलों का जो अपशिष्ट भाग है, मतलब फसल का जो खराब है या फलों का खराब होना, सब्जियों का छिलका, ये सब जो है, जो कि मलमूत्र है, ये सब का अपघटन किया जाता है। उसी से प्राप्त होता है बायोगैस। आप सुने होंगे, है ना? पहले इसी से हम लोग बिजली भी उत्पन्न करते थे, गैस भी उत्पन्न करते हैं। बायोगैस विभिन्न गैस का मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का सर्वाधिक मात्रा होता है। तो इसमें CO2 और CH4 दोनों का मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का इंपॉर्टेंट। चलिए, और है कि भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधनों के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें डी आंसर होगा। उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, इसीलिए। तो अब चलिए, डीजल का तेल अधिक प्रयोग होता है, अब ये जानते हैं हम। तो देखिए, भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, ट्रक उरक में है, बड़े बड़े गाड़ी में आपको डीजल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कारण क्या है? तो डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है। कम गति से दहन का गुण होगा, जिसमें ज़्यादा मतलब लंबाई तक, लंबे समय तक चलता है, इसलिए यह कम गति में भी उच्च बल अघूर्णन उत्पन्न करता है। मतलब ये कम गति में भी है ना, तो ये मतलब अच्छे से चलेगा। डीजल इसलिए दिया जाता है। पेट्रोल में है कि आपको बहुत ज़्यादा लग जाता है। जो भारी वाहनों के इंजन की प्रमुख आवश्यकता होती है, तो
तो भारी इंजन में डीजल की ही आवश्यकता होगी, क्योंकि उच्च बल अघूर्णन है ना, इसलिए। मतलब ट्रक उस बल की माप है जो किसी वस्तु को उसके अक्ष मतलब एक्सिस के चारों ओर घूमने में जो है प्रयुक्त होती है, घूमने के लिए प्रयुक्त होती है। ट्रक ऐसा बोलते हैं ना, ट्रक। और चलिए जानते हैं आगे क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है भारी वाहनों के इंजनों मतलब डीजल इंजन का दबाव जो है अनुपात पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक होता है। तो डीजल इंजन का अनुपात जो है पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ईंधन की बचत होती है डीजल के मामले में। अब पेट्रोलियम का जल्दी खत्म हो जाता है, आप देखे होंगे, है कि नहीं। 5वां प्रश्न क्या है सुनिए। खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस एक मिश्रण है। तो घर में जो खाना बनाने वाला गैस लगाते हैं हम लोग, उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ब्यूटेन व प्रोपेन का होता है, मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। अब चलिए ब्यूटेन और प्रोपेन का है तो आप जानकारी लेते हैं। तो घरों में खाना बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, मतलब लिक्विड टाइप का करते हैं हम लोग, जानबे करते हैं। एलपीजी गैस जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, तो एलपीजी गैस लगाते हैं। यह जो है एथेन मतलब C2H6 हम जानते हैं, प्रोपेन C3H8 हम जानते हैं, ब्यूटेन C4H10 हम लोग जानते हैं। ये सब तो जानते हैं। तो हमको एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन, ये तीनों का मिश्रण होता है। तो हम लोग ब्यूटेन और प्रोपेन का तो जान लिए थे। और सूत्र पूछता, अगर हो सकता है ब्यूटेन और प्रोपेन का जगह पे सूत्र दे देता, मान लीजिए C3H8 दे देता और ब्यूटेन का दे देता C4H10 दे देता, तो भी आप समझते इसी का मिश्रण है, क्योंकि एक प्रोपेन है एक ब्यूटेन है। प्रोपेन का 3, ब्यूटेन का 4, एथेन का 2। तो ऐसे समझिए एथेन 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, ऐसे याद रखिएगा। मतलब C4 है ना, इसी को बोल रहे हैं। अब देखिए एलपीजी का उष्मीय मान अगर पूछे, उष्मीय मान पूछे तो अत्यंत उच्च होता है। क्या होता है? अत्यंत उच्च होता है, जो धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है। तो धुआं रहित होता है एलपीजी गैस, आप देखे होंगे धुआं नहीं देता है ना, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन माना जाता है, प्रदूषण नहीं फैला सकता है, इसलिए अच्छा मानते हैं हम लोग। एलपीजी एक क्या है? गंधहीन गैस है। एलपीजी क्या है? एक गंधहीन गैस है जो वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है। अब सोचिए वातावरण में अगर गैस को लीकेज हो रहा है तो फटने की संभावना है, और समझिए कि मौत निश्चित है, क्योंकि गैस फटता है। तो इसलिए गैस के सिलेंडर के रिसाव का पता लगाने के लिए एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ डाला जाता है, जिसे हम एथिल क्या कहते हैं? मार्केप्टन मिलाया जाता है। तो एथिल कौन सा मिलाया जाता है? एथिल मार्केप्टन बोलते हैं, मार्केप्टन मिलाया जाता है, एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। 6वां प्रश्न क्या है सुनिए। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से की जाती है, ऑक्टेन नंबर से की जाती है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है तो सुनिए। ऑक्टेन संख्या जो है तथा सीटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दोनों का प्रयोग किया जाता है, उनकी गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ये हम जानते हैं। अगर और बात करेंगे तो सुन लीजिए, ऑक्टेन संख्या के माध्यम से अगर देखा जाए, माध्यम से ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों की क्या है? प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती है। क्या करती है? प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है। कितना होता है? 0 से 100 के मध्य होता है, जिसमें एन हेप्टेन क्या होता है? एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम मतलब 0। अब आइसो ऑक्टेन किस जो है ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक होती है, जो कि 100 होता है, इसलिए 0 से 100 होता है ना। ये ध्यान रखना होगा आपको कि ऑक्टेन पैमाना जो है 0 से 100 के मध्य होता है, जिसमें एन हेप्टेन अगर आएगा और एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या पूछेगा तो सबसे कम होगा 0। और आइसो ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन कहा जाता है इसे, जो कि ऑक्टेन की संख्या सर्वाधिक होती है, जो कि 100 तक होती है, इसलिए 0 से 100 माना जाता है। सीटेन संख्या के मध्यम अगर देखा जाए, मध्यम बोला जाता है, क्षमा चाहते हैं। सीटेन संख्या के माध्यम से आप हटाइए, माध्यम से दबाव प्रज्वलन इंजनों में प्रयोग किया जाने वाला ईंधनों
कि दहन गुणवत्ता तथा ईंधन के प्रज्वलन में होने वाली विलंब आता है। होने वाली जो है उसे दर्शाने की काम करता है, विलंब को दर्शाने की काम करता है। दहन गुणवत्ता होता है, मतलब डीजल आदि की बात हो रही है इसमें सीटेन संख्या में, है ना। और ऊपर तो हम जानेंगे ऑक्टेन संख्या में क्या आ गया, पेट्रोल हो गया हमारा, विमान हो गया, ईंधन हो गया, ये सब आ जाता है, ये आप जानिए गए। तो ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल, विमान, ईंधन, मतलब पेट्रोल में पेट्रोल हो गया, विमान ईंधन हो गया, ये हमारा ऑक्टेन संख्या में। और सीटेन संख्या में हमारा डीजल आ जाता है। तो डीजल तो हम जानते हैं, इसका प्रयोग जो है डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए की जाती है। तो सीटेन संख्या से हम लोग क्या नापते हैं, डीजल की गुणवत्ता, और ऑक्टेन संख्या से क्या नापते हैं, तो पेट्रोल का और विमान ईंधन को, उसकी गुणवत्ता को मापते हैं। क्या है, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशील रहती है। क्यों रहती है बता सकते हैं? पेट्रोल द्वारा जो आग लगता है, तो बताइए, पेट्रोल द्वारा आग लगा दिया गया और उसको बुझाना है तो बुझाइएगा, और लेकिन पानी से बुझाएगा ना तो नहीं बुझेगा। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि जल और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में जो है अघुलनशील हैं तथा पेट्रोल जल के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाते रहेगा। मतलब जल से कोई बुझने वाला, देखें पानी में भी आग लगा देते हैं तो पेट्रोल छोड़ दीजिए, आग लग जाएगा पानी में, है कि नहीं? सुने होंगे आप। तो जल पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में असमर्थ रहता है, हमारा जल वाटर, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अघुलनशील है। घुल ही नहीं सकता तो मिटेगा कैसे? घुलनशील जब तक नहीं होगा तो मिटेगा कैसे, है ना। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति पॉजिटिव है, एक व्यक्ति निगेटिव है, मान के चलिए, तो पॉजिटिव व्यक्ति और निगेटिव व्यक्ति मिल सकते हैं? नहीं, दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो उनके विचार मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसी तरह पेट्रोल और जल में विपरीत है, अघुलनशील है, मिल नहीं सकते। समझ गए? हाँ, चीनी पानी होते मिल सकते थे, क्योंकि दोनों भाई एक ही वेव में हैं। और पेट्रोल जल के ऊपर परत बनाकर जलता रहता है। तो पेट्रोल जो है जल के ऊपर परत बनाकर जलता रहता है। तो ये आपका हो गया पेट्रोल की जानकारी और जल की अंतर। तो आप तो गलती नहीं करिएगा, पेट्रोल को कभी पानी से बुझाने मत जाइएगा। 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों, मतलब रॉकेट, ठीक है, रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो रॉकेट में जो है ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। तो वो बताइए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो हम जानते हैं द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। बस इतना जान लेना है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो चलिए इसका डिटेल जानते हैं। तो सुनिए, रॉकेट में 2 प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं रॉकेट में 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, ठोस ईंधन एवं द्रव ईंधन। तो रॉकेट बोला, इसका मतलब मत समझिए रॉकेटों में, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं जिसमें ठोस ईंधन और द्रव ईंधन। नियंत्रण एवं दक्षता, ठीक है, मतलब एक तरह से इफिशियंसी बोलिए और एक कंट्रोल बोलिए। तो नियंत्रण एवं दक्षता की कमी के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। मतलब इसका कम प्रयोग करके ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। द्रव ईंधन के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक तो ईंधन फ्यूल हो गए, एक ऑक्सीकारक हो गए, ठीक है, 2 ही हो गए, ईंधन एक ऑक्सीकारक। ध्यान रखना किसका? द्रव ईंधन का। रॉकेट में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो जो ईंधन आप देख रहे हैं वो हाइड्रोजन के रूप में काम करेगा, द्रव हाइड्रोजन के रूप में। ऑक्सीकारक में तो ऑक्सीकारक के ही रूप में प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। मतलब द्रव ऑक्सीजन जो है हमारा ऑक्सीकारक में ही होगा। ऑक्सीकारक द्रव ईंधन को जो है अधिक गहनता से जलने के लिए ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति करता है। तो यही है, तो ऑक्सीकारक जो है द्रव ईंधन को अधिक गहनता से जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है हमारा ऑक्सीकारक। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ठोस ईंधन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द्रव ईंधन। क्वेश्चन लंबा है लेकिन आंसर छोटा है। देखिए, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का, यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए। ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न
तापमान पर मुक्त हो सके, यह अवशोषक पदार्थ कौन सा है? कौन सा ऐसा पदार्थ है भाई जो कि हाइड्रोजन गैस के लिए सुविधाजनक होगा? बता सकते हैं? तो ये हमारा हाइड्रा, हाइड्रोजन हाइड्रा, ऐसे याद रखिएगा, हाइड्रा हाइड्रा है। चलिए इसके बारे में जान लीजिए, बस छोटा सा आंसर है। तो हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर ही पैलेडियम हाइड्राइड, क्या है, हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। जो निर्वातक होते हैं, जो इसके कहिए कि हाइड्रोजन गैस का जो प्रयोगकर्ता कहिए, निर्वातक कहिए, यूज करने वाले लोग कहिए, निर्वातक द्वारा उत्पन्न होता है और उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके, बस मुक्त हो जाता है। मुक्त मतलब फ्री हो गया, और क्या। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए, विमान ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने से क्या कारण है? यहाँ पे 10वां प्रश्न सुनिए, विमान ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने के क्या कारण है? बताइए, विमान ईंधन में, तो ये बताइएगा सी, पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। अब पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है तो चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, विमान ईंधन पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन है जो वायुयान में प्रयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वायुयान में प्रयोग किया जा सकता है। उड़ान भरने के पश्चात ऊपरी वायुमंडल में वायुयान के तापमान में कमी आती है और समान स्थिति में ईंधन में घुले हुए जल के अलग होकर जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ईंधन को जमने से रोकने वाले प्रतिरोधक के रूप में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। यह जल के हिमांक को जो है -43 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। कितना? 43 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, जिसे हम बोलते हैं हिमांक, है ना। तो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो सुनिए। विमान ईंधन जो है पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन होता है, विमान ईंधन, जो कि वायुयान में प्रयोग किया जाता है। किसमें? जहाज में हम प्रयोग करते हैं। उड़ान भरने के पश्चात, उड़ान भरते समय ऊपरी वायुमंडल में वायुयान के तापमान में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है, थोड़ा तापमान में कमी आती है, ये तो आप जानते हैं। और समान स्थिति में ईंधन में घुले हुए जल के अलग होकर, ठीक है, जमने की संभावना बढ़ जाती है। जल के अलग छोड़ दिए, जल को अलग छोड़ के जमने की संभावना बढ़ जाती है। अब ऊपर जाएगा तो जमने की संभावना तो बढ़ जाता है। इसलिए ईंधन को जमने से रोकने के लिए प्रतिरोधक के रूप में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। इसलिए मिलाया जाता है जो कि भाई जमे नहीं, ठीक है। और यह जल के हिमांक को -43 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है कि भाई जमे नहीं, समझे, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। 11वां प्रश्न सुनिए, एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होती है। क्या होता है? किण्वन होता है। अब किण्वन होता है तो चलिए जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, गोबर गैस में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। क्या होती है? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा आकर्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? आकर्षित किया जाता है। वैज्ञानिक डॉक्टर एस.बी. देसाई ने वर्ष 1941 से 42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। क्या किया था? गोबर गैस का आविष्कार किया था। हमारा प्रश्न है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी बोला जाता है शॉर्ट में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों होता है, जिसमें C2H कितना था? 6 था। एक प्रोपेन का C3H8 था और ब्यूटेन का C4H10 था। सूत्र हम जानते हैं इसका। चलिए यहाँ पे जानिए, तरलीयकृत पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विड एलपीजी, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय नहीं है, गैर नवीकरणीय है, जो विभिन्न हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है। तो हाइड्रोकार्बन का तो मिश्रण है ही, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब का। यह अत्यधिक ज्वलनशील है, बहुत ही अत्यधिक ज्वलनशील है, जल्दी धर लेता है ना। यह मुख्यतः प्राकृतिक गैस और तेल उत्पादन से प्राप्त होता है। एकदम होता है भाई, जब पेट्रोलियम लगी गया तो भाई जल्दी जलने का संभावना है, इसलिए कहा जाता है गैस लीकेज हो तो जल्दी से उसे कंट्रोल करें,
नहीं तो कोई खुली जगह पे रखें। इसे अधिकतर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन का मिश्रण है। अब प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन का है तो हम जानते हैं ईथेन का C2H6 बोलते हैं, प्रोपेन का C3H8 बोला जाता है, ब्यूटेन का C4H10 बोला जाता है कि नहीं? यही हम जस्ट ऊपर पढ़े थे। 13वां प्रश्न है सीएनजी है। सीएनजी क्या है? सीएनजी हम लोग ऑटो में, फोर व्हीलर में आता है ना? तो सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। तो सीएनजी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेचुरल गैस तो हम जानेंगे सीएनजी का, सीएनजी मतलब एन से नेचुरल, जी से गैस, और सी से क्या होता है? कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड बोलते हैं। अब कंप्रेस्ड है तो चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, अर्थात क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोला जाता है कंप्रेस्ड का। सीएनजी एक ईंधन गैस है जो मुख्य रूप से मीथेन मतलब CH4 मैंने बोला था से बनी होती है। तो मीथेन से बनी होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मीथेन से बना होता है। तो सीएनजी में क्या भरा होता है? मीथेन गैस भरा होता है। ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। यह गैस वायुमंडलीय दबाव पर घेरे जाने वाले आयतन के 1% से भी कम आयतन तक प्राकृतिक गैस को संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड कर पैदा की जाती है। बहुत ही 1% पे। सोचिए कितना अच्छी बात है ना? समझ गए होंगे। लंबा समय चला जा रहा है और मेरे पास टाइम बच नहीं रहा है, तो देखेंगे और फर्स्ट चलेंगे। गैसोहॉल एक मिश्रण है। गैसोहॉल क्या है? मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर बी गैसोलीन और एथनॉल है। क्या है? गैसोलीन, एथनॉल है। अब एथनॉल है तो चलिए जानते हैं। तो देखिए गैसोहॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है जिसमें 10% एनहाइड्रस होते हैं और 90% हमारा गैसोलीन होता है जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं। इसी का मिश्रण होता है। बस इतना जान लीजिए गैसोहॉल में। 15वां प्रश्न की अगर बात करेंगे हम लोग तो 15वां प्रश्न को जानते हैं। 15वां प्रश्न है कि कार के इंजन में नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग होता है से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं लेड ट्रेटा एथिल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। इसका जानकारी है कि कार के इंजन में फोटन जिसे नॉक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। से बचने के लिए पेट्रोल में ट्रेटा एथिल लेड नामक एजेंट क्या होता है? एजेंट मिलाया जाता है ताकि एंटी नॉकिंग दर बढ़ जाए। एंटी नॉकिंग जो होता है, नॉकिंग जो होता है वो दर बढ़ जाए उसका। 16वां प्रश्न है कि भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो कि हम एक बार और पढ़ चुके हैं, दोबारा है। तो उच्च क्षमता व आर्थिक बचत के लिए हम करते हैं। आर्थिक बचत के लिए हम लोग डीजल का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम ज़्यादा खपत होता है और जल्दी पैसा ज़्यादा लगता है आर्थिक रूप से, है कि नहीं? तो इसलिए डीजल इंजन का प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है क्योंकि यह अधिक भार को खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करती है। डीजल पावरफुल होता है, शक्ति खींचता है, अच्छा, भारी इंजन के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट्रोलियम नहीं कर सकता उतना, जो कि इन भारी वाहनों की कुल ईंधन खपत को कम कर देता है और खपत को भी कम कर देता है। तो अच्छा है। 17वां प्रश्न क्या है? सुन लीजिए। 17वां प्रश्न है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। जो कि हम ऊपर पढ़े थे, ऑक्टेन संख्या का गुणवत्ता का माप क्या है बता सकते हैं? तो हम ऑक्टेन संख्या जैसे आएगा तो पेट्रोलियम टिक लगाते। अगर यही आ जाता हमारा ऑक्टेन संख्या के जगह पे दूसरा, तो हम क्या लगाते? डीजल लगा देते। ठीक है, आप जानते हैं। और क्या नाम था उसका ज़रूर आप कमेंट करिएगा क्योंकि हम जस्ट अभी पढ़ा के आ रहे हैं ऊपर से, मतलब क्वेश्चन को ऊपर से देखते आइए। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, ये हम जानते हैं। इससे पेट्रोल के जो है क्या है? प्रत्यास्फोटेन, ठीक है, एंटी नॉक गुण का पता लगाया जाता है। समझ गए? एंटी नॉक का पता लगाते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न यहाँ पे हम जानते हैं कि डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। तो डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन है वो है हमारा डीजल की वाष्प और वायु। डीजल की वाष्प और वायु है। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए डीजल इंजन एक अंतः दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। क्या करता है? ज्वलन उत्पन्न करता है। और डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता है। तो समझ जाइए कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता है डीजल इंजन में, ये हमेशा ध्यान रखना होगा। तो आप बड़े बड़े ट्रैक्टर में देखिए कार्बोरेटर नहीं होता है, ठीक है, डीजल इंजन में नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना होगा।
आगे बात करते हैं 19वां प्रश्न है और ईंधन का अंतिम प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल इंजनों में जो है प्रतिहीन के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो किस एक का प्रयोग करते हैं, तो हम जानते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, जिसका प्रयोग हम लोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ऑटोमोबाइल के रूप में हम लोग करते हैं। इसका गलनांक अगर पूछे तो 12.9 डिग्री सेल्सियस होता है। 12.9 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों में कार रेडिएटर्स में जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है, क्या होता है? शीतलक के हिमांक को कम करना होता है। क्या होता है? शीतलक के हिमांक को कम करना होता है। बस इतना जान लीजिए।